गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसमें अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चे का समाज में व्यवहार कैसे होता है, बच्चा समाज से कैसे सीखता है, इसका वर्णन किया है। तो हम देखेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो पहला तो नाम इसका यही है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और ये अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। और इस सिद्धांत के कई अन्य नाम हैं। इसको हम कह सकते हैं निदर्शन का सिद्धांत, निदर्शन का सिद्धांत, या इसको हम कह सकते हैं अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। हम इसके सभी नाम कवर करेंगे, कोई भी नाम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है। मेन तो यही है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है और किसी दूसरे नाम से ही पूछ लेता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर, और इसको हम और क्या कह सकते हैं? अनुकरण का सिद्धांत या अनुकरणात्मक सिद्धांत कह सकते हैं, निदर्शन का सिद्धांत कह सकते हैं, इसे हम प्रतिरूपण का सिद्धांत कह सकते हैं, प्रतिरूपण का सिद्धांत। प्रतिरूपण का सिद्धांत, और इसको हम अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। अप्रत्यक्ष सिद्धांत के साथ साथ हम इसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। और इसको अनुकरणात्मक, जैसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं तो इसे अनुकरणात्मक सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, तो इसके इतने नाम हैं। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। हम अभी कवर करेंगे तो अभी बताएंगे ये नाम ऐसे ऐसे क्यों आए हैं, क्यों दिए गए हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने इसको हिंदी में जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। तो अनुकरणात्मक सिद्धांत इसको कहते हैं। और एक इसका नाम और ले सकते हैं हम, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, तो ये सिद्धांत के कई नाम हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें इन्होंने सन 1986 में एक बुक लिखी थी अल्बर्ट बंडूरा ने। उसका नाम था सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। सन 1986 ईस्वी में एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था सोशल फाउंडेशन। इंग्लिश में इसका नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, थॉट एंड एक्शन। तो इस बुक का नाम है, याद रखना, पूछ लेता कभी कभी कि इनकी बुक का क्या नाम है। तो इन्होंने इस बुक में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया।
सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया इस बुक में, और उसी सिद्धांत से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निकला है। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे हुआ। इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया कि बच्चा दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो वो बताया कैसे। इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने 2 प्रैक्टिकल किए थे। एक तो निर्जीव गुड़िया पर प्रैक्टिकल किया था पहला, और दूसरा प्रैक्टिकल किया था एक सजीव जोकर पर। इन्होंने पहला प्रयोग जो किया, इसको हम लिखते हैं, अभी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने जो पहला प्रैक्टिकल किया था एक निर्जीव गुड़िया पर किया था, निर्जीव गुड़िया। प्रथम प्रयोग इन्होंने निर्जीव गुड़िया पर किया। निर्जीव गुड़िया पर इन्होंने क्या किया, एक बगीचे में एक निर्जीव गुड़िया को रख दिया। एक निर्जीव गुड़िया को रख दिया, और यहाँ पे इसके पास एक लेडी आती है, उस निर्जीव गुड़िया को गिरा देती है, इसके साथ बुरा व्यवहार करती है, इसके साथ मारपीट करती है और चली जाती है। और इस प्रैक्टिकल को अल्बर्ट बंडूरा ने इसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी वीडियो बनाई। यानी जब एक निर्जीव गुड़िया को बगीचे में रखा, एक लेडी आई, आने के बाद उसने इसके साथ मारपीट की, इसको गिरा दिया और बुरा व्यवहार किया, गाली वगैरह दी और चली गई। इसको रिकॉर्ड करने के बाद अल्बर्ट बंडूरा जी ने इस निर्जीव गुड़िया पर प्रैक्टिकल करने के बाद अल्बर्ट बंडूरा जी ने इसको एक 50 बच्चों के एक ग्रुप में ले जाकर इस वीडियो को चलाया। वीडियो को चलाने के बाद बच्चों ने जब वो वीडियो देखी, उसके बाद इन्होंने देखा कि एक बच्चा गिर गया है। उस बच्चे के साथ सारे 50 बच्चे थे, तो 50 बच्चों ने एक बच्चे के साथ वैसा ही सलूक किया, वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि उन्होंने अभी वीडियो क्लिप में देखा था। जैसे कि एक लेडी ने एक निर्जीव गुड़िया के साथ व्यवहार किया था, मारपीट, गाली वगैरह दी थी और बुरा भला कहा था, यानी अभद्र व्यवहार किया था। तो बच्चों ने वही सीखा और वही व्यवहार बच्चों ने अपने साथ के एक बच्चे के साथ किया। वे बच्चे निर्जीव सजीव को नहीं जानते, वो ये देखते हैं कि हमारे सामने जो व्यवहार हुआ है उसी व्यवहार को वो अपनाते हैं, और उसी व्यवहार को अपनाने के बाद वैसा ही व्यवहार समाज में करते हैं। तो पहला ये प्रैक्टिकल था, ये क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ा अभी बताएंगे। दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं, दूसरा प्रयोग। दूसरा प्रयोग किया था अल्बर्ट बंडूरा जी ने एक सजीव जोकर पर। दूसरा प्रयोग सजीव जोकर पर किया। इन्होंने एक सजीव जोकर को भी एक बगीचे में रख दिया, सजीव जोकर को भी एक बगीचे में रख दिया। सजीव जोकर को एक बगीचे में रख दिया, और बगीचे में इस जोकर के पास भी एक लेडी आती है, और आने के बाद इस जोकर से हाथ मिलाती है और चली जाती है, हाथ मिलाती है और चली जाती है। तो जब हाथ मिलाने के बाद वो लेडी चली गई, इसको भी अल्बर्ट बंडूरा जी ने एक वीडियो में रिकॉर्ड किया, यानी रिकॉर्ड करने के बाद एक वीडियो बनाई और उसको फिर 50 बच्चों के सामने, दूसरे 50 बच्चों के सामने चलाया। तो चलाने के बाद देखा कि जो जोकर पर प्रयोग किया था, जैसे लेडी जोकर से हाथ मिलाकर गई थी, अच्छा सलूक किया था, अच्छा बर्ताव किया, अच्छा व्यवहार किया, तो इस बिहेव के कारण बच्चों ने वही सीखा, और उन 50 बच्चों ने जैसा इस वीडियो में देखा था वैसा ही व्यवहार अपने साथ के बच्चों के साथ किया। तो इससे अल्बर्ट बंडूरा जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि बच्चे के साथ बुरा व्यवहार, बच्चे के सामने बुरा व्यवहार किया जाए
तो वह बुरा व्यवहार करता है, और अच्छा बर्ताव किया जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए तो बच्चा अच्छा व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा समाज से कुछ सीखता है, और जो कुछ भी सीखता है वो समाज में सीखता है। जैसा उसके सामने हम व्यवहार करेंगे, बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए इस सिद्धांत का ये रिजल्ट निकला कि हमें बच्चे के साथ कभी भी अभद्र या गलत व्यवहार बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए किसी टीचर को, ताकि बच्चे पर उसका प्रभाव ना पड़े, और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चे को किसी दूसरे नाम से नहीं बुलाना चाहिए, उसके नाम से ही उसको बुलाना चाहिए, ताकि बच्चा अपने नाम पर गर्व महसूस करे और पढ़ाई में मेहनत से दिल लगाकर पढ़े। तो इसका ये महत्व था। अब ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये जो डोल वाली स्टोरी थी, इसको हम कह सकते हैं बोबो डल स्टोरी, बोबो डोल स्टोरी कहते हैं इसको। बोबो डोल की कहानी, इसका नाम बोबो डोल रखा गया था निर्जीव गुड़िया का। तो ये आप समझ गए होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। इसका रिजल्ट ये निकला। तो अब बात ये है कि बच्चा जिसके माध्यम से सीखता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चा जिस माध्यम से, यानी जिसके माध्यम से बालक सीखता है, वह क्या कहलाता है, वह प्रतिमान या मॉडल कहलाता है। ये दोनों समझ में आ गए होंगे। बच्चा जिसके द्वारा सीखता है वह प्रतिमान या मॉडल कहलाता है। इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि बच्चे के सामने यदि अच्छा व्यवहार किया जाए तो वह अच्छा व्यवहार करेगा, बच्चे के सामने कोई व्यवहार ना किया जाए, अच्छा या बुरा, तो बच्चा नॉर्मल वैसे ही रहेगा, और बच्चे के सामने बुरा व्यवहार किया जाए तो बच्चा बुरा व्यवहार करेगा, यानी वैसे ही सीखेगा। अब आता है प्रतिमान या मॉडल किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, प्रतिमान या मॉडल। मॉडल किसे कहते हैं, यानी जिसके माध्यम से बालक सीखता है वह मॉडल कहलाता है। जिसके माध्यम से बालक सीखता है वह मॉडल कहलाता है, मॉडल या प्रतिमान कहलाता है। जैसे निर्जीव गुड़िया के माध्यम से बालकों ने सीखा तो उनके लिए निर्जीव गुड़िया मॉडल थी। सजीव जोकर के माध्यम से सीखा तो उनके लिए सजीव जोकर मॉडल हुआ। समझ गए होंगे। इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अब ये समझेंगे कि इस सिद्धांत के कई नाम क्यों दिए गए। यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसलिए दिया गया कि समाज में बच्चा सीखता है, समाज के व्यवहार को देखकर बच्चा सीखता है। इसके बाद निदर्शन का सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि मॉडल का सिद्धांत निदर्शन में आ रहा, दर्शन, कंफ्यूज नहीं होना, निदर्शन है ना। निदर्शन का सिद्धांत क्यों कहा गया कि इसमें आ रहा दर्शन, यानी दर्शन मतलब देखना। बच्चा जैसा हम समाज में देखता है, जैसा दर्शन देखता है, जैसा व्यवहार देखता है, वैसा ही व्यवहार करता है, इसलिए इसका नाम निदर्शन का सिद्धांत कहा गया। निदर्शन को कह सकते हैं मॉडल, जैसा मॉडल वो देखेगा समाज में, और ये मॉडल है ही, तो मॉडल जैसा देखेगा वैसा ही व्यवहार करेगा। इसके बाद प्रतिरूपण का सिद्धांत। प्रतिरूपण जैसे कह सकते हैं हम, प्रति छाया होती है, प्रतिरूपण यानी उसके सामने जैसा रूप प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा व्यवहार किया जाएगा, उसका ऑपोजिट यानी उसके सेम वो यानी हमें रिजल्ट देगा। तो इसको हम कह सकते हैं प्रतिरूपण का सिद्धांत। इसके बाद अवलोकनात्मक सिद्धांत इसको कहते हैं, यानी बच्चे ने समाज में रहने के बाद जैसा अवलोकन किया उसी के अनुसार व्यवहार किया, इसलिए इसको अवलोकनात्मक सिद्धांत कहते हैं। और इसको अनुकरणात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं, यानी जैसे जोकर के साथ, सजीव जोकर के साथ, निर्जीव गुड़िया के साथ एक लेडी ने व्यवहार किया था, बच्चों ने वही सीखा अनुकरण के द्वारा, और उसी को फिर उन्होंने दोहराया, तो इसलिए इस सिद्धांत को अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को इसलिए प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि बच्चा स्वयं ने कोई काम नहीं कर रहा और दूसरे के व्यवहार को देखकर, यानी अप्रत्यक्ष व्यवहार को देखकर, जो स्वयं नहीं कर रहा, यानी अप्रत्यक्ष व्यवहार को देखकर प्रत्यक्ष रूप में उसे प्रस्तुत करता है, इसलिए अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से
ये अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत था। इस सिद्धांत में कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को हम कवर करेंगे। वो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम अभी कवर करेंगे। इसको हम कवर करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसके नाम हैं, वो समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो एक बार और वीडियो देख लेना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। आप किसी भी चैनल पर जाकर देख लेना वीडियो। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जितना हम दे रहे हैं इतना नहीं मिलेगा। हम टोटल A to Z दे रहे हैं, क्योंकि एडवांस लेवल है अब टेट का, अच्छे लेवल का एग्जाम आता है। और जो लोग दूसरे छोड़ रहे हैं हम उसको लेकर चलेंगे, तभी सक्सेस मिलेगी, तभी हम अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें, यानी एक पॉइंट आता है, प्रश्न आता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इस प्रैक्टिकल करने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण द्वारा सीखते हैं। और बच्चे निरीक्षण द्वारा सीखते हैं, यानी ऑब्जर्व करके। और बच्चे नकल करके सीखते हैं। और बच्चे मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं। तो ये 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं। जैसे बच्चे निरीक्षण द्वारा सीखते हैं, निरीक्षण द्वारा, अवलोकन द्वारा, अवलोकन द्वारा, नकल करके यानी कॉपी करके, नकल द्वारा, और मॉडलिंग के द्वारा बच्चे सीखते हैं। यानी बच्चों के सामने जैसा मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा वैसा ही बच्चे सीखेंगे। तो नकल यानी कॉपी द्वारा, कॉपी के द्वारा। इस तरह से निरीक्षण को हम कह सकते हैं ऑब्जर्व द्वारा, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व के द्वारा। तो इस तरह से बच्चे सीखते हैं। अब इसी बात पर एक इसमें पॉइंट आता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या वाइकेरियस, ये क्या होता है? ये होता है बच्चे यानी देखकर जो सीखते हैं। इसका एक ही बात है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या वाइकेरियस लर्निंग। तो इसका मतलब है बच्चे यानी देखकर सीखते हैं। इसका मतलब यह है बच्चे देखकर सीखते हैं। ये रिलेटेड है देखकर सीखने से। तो इसके बाद दूसरा नंबर हम ले सकते हैं, यानी जो मॉडलिंग है, ये इसके कितने स्टेप हैं। इसको हम मॉडलिंग को कह सकते हैं अनुकरण की प्रक्रिया। यानी जैसे बच्चे सीख रहे हैं अनुकरण द्वारा, उसको हम समझेंगे कि उसको हम क्या कह सकते हैं, किस तरह से उसको ले सकते हैं। यानी अनुकरण के प्रक्रिया के कितने चरण हैं, ये इम्पोर्टेंट है और वो क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। अनुकरण की प्रक्रिया के चरण कितने हैं? तो 4 चरण हैं। इसी को हम कह सकते हैं मॉडलिंग के कितने चरण हैं। मॉडलिंग के चरण यानी बच्चा किस चरणों से सीखता है। यानी अभी हमने देखा है बच्चों ने जो अभी सीखा था, तो अनुकरण के द्वारा या अवलोकन के द्वारा बच्चों ने जो सीखा है, तो उसमें सबसे पहले बच्चे उस जोकर को या उस निर्जीव गुड़िया के या सजीव जोकर की जो बनी हुई वीडियो क्लिप थी, जो वीडियो थी, उसको बच्चों ने सबसे पहले ध्यान से देखा था। तो ध्यान से देखने के बाद उसको अपने माइंड में धारण कर लिया था। तो पहले ध्यान से देखना, फिर उसको धारण कर लेना। धारण करने के बाद उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक लेडी ने उनके साथ किया था। तो जैसा उन्होंने ध्यान से देखा, उसको धारण किया। धारण करने के बाद उन्होंने उसको ऐसे ही पुनः प्रस्तुत कर दिया। पुनः प्रस्तुतिकरण किया और पुनः प्रस्तुतिकरण करने के बाद उनको एक अभिप्रेरणा मिली या पुनर्बलन मिला। अभिप्रेरणा मिली या पुनर्बलन मिला
इस तरह से इसको पुनर्वलन भी कह सकते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा। पुनर्वलन, पुनः प्रस्तुतिकरण को हम पुनः उत्पाद या पुनः निर्माण, पुनः उत्पाद भी कह सकते हैं, पुनः निर्माण भी कह सकते हैं। ये नाम मोस्ट हैं जो मैंने बाहर लिखे हैं, ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो इतने मोस्ट नहीं है। धारण को हम कह सकते हैं प्रतिधारण या ग्रहण, ग्रहण कर लिया। और इसके बाद ध्यान को हम अवधान भी कह सकते हैं। तो ये था स्टेप यानी अनुकरण की प्रक्रिया के कितने चरण थे। बच्चों ने जोकर और निर्जीव गुड़िया को की वीडियो को ध्यान से देखा, उसको धारण किया, फिर उसको धारण करने के बाद समाज में वैसा ही उसको प्रस्तुतिकरण किया। प्रस्तुतिकरण करने के बाद अभिप्रेरणा, जो उनको मोटिवेशन मिला, उसमें मोटिवेशन दो प्रकार का यानी पुनर्बलन, एक तो सकारात्मक एक नकारात्मक। अब निर्जीव गुड़िया के साथ एक लेडी ने व्यवहार किया था कि उसके साथ मारपीट की थी। बच्चों ने उसी को ध्यान से देखा और उसको धारण कर लिया। उसी मारपीट को, अभद्र व्यवहार को, उस बिहेव को प्रस्तुत किया समाज में। प्रस्तुत करने के बाद समाज में जो प्रेरणा मिली यानी जो पुनर्बलन मिला वो नकारात्मक पुनर्बलन मिला। यानी कि ये पता चला कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी बच्चा सीख गया कि ऐसा कार्य करना गलत है। तो यानी कि उसने जो चीज सीखी उससे लास्ट में अगर पुनर्बलन सकारात्मक मिलता तो बच्चे उस कार्य को दोबारा करते, और यदि उसको सकारात्मक पुनर्बलन ना मिलके नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है यानी दंड वगैरह मिलता है तो बच्चे उस कार्य को दोबारा नहीं दोहराएंगे। यानी बच्चा सीख गया है कि यह व्यवहार सही नहीं है। अब दूसरा, जब यानी सजीव जोकर के साथ जो व्यवहार एक लेडी ने किया तो उसको भी बच्चों ने ध्यान से देखा, उसको धारण कर लिया, उसको फिर समाज में प्रस्तुत किया और अभिप्रेरणा या पुनर्बलन मिला, तो सकारात्मक पुनर्बलन मिला। यानी कि समाज में उसको स्वीकार किया गया कि हाथ मिलाना अच्छी बात है और अच्छा व्यवहार करना बहुत अच्छी बात है। यानी कि इससे बच्चे सीख गए कि हाथ मिलाना अच्छी बात है तो हमें हाथ मिलाना चाहिए, और वो इस व्यवहार को दोबारा समाज में रिपीट करेंगे, दोबारा इसी कार्य को करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि एक निर्जीव गुड़िया को देखकर बच्चों ने कैसा व्यवहार किया। यानी उसको भी बहुत पूरे ध्यान से देखा, समाज में ऐसा ही व्यवहार किया और लास्ट में जो नकारात्मक पुनर्बलन मिला इसके कारण उसको छोड़ दिया। और सजीव जोकर के साथ जैसा व्यवहार किया गया वही बच्चों ने समाज में प्रस्तुत किया और उससे पुनर्बलन मिला, सकारात्मक पुनर्बलन, जिससे बच्चों ने उसको दोहराया यानी समाज ने स्वीकार किया, उनको पुरस्कार मिला। तो इस कारण उन्होंने समाज में इस बात को दोहराने के लिए स्वीकार किया और आगे समाज में वो सीख गए कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्रम से लगाने के लिए आ जाता है तो इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान, फिर उसको धारण करेंगे। पहले ध्यान से देखेंगे, उसको धारण करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे समाज में, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद अभिप्रेरणा। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है सेल्फ एफिकेंसी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है सेल्फ एफिकेंसी यानी आत्म प्रभावकारिता। ये दूसरा पॉइंट होता है। सेल्फ एफिकेंसी, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? यानी आत्म, सेल्फ मतलब आत्म प्रभाव या प्रभावकारिता। आत्म प्रभाव क्या होता? यानी कि बच्चे का अपने आप पर प्रभाव, यानी कि अपने आप का प्रभाव अपने आप पर कितना पड़ रहा है, वही सेल्फ एफिकेसी है, आत्म प्रभाव है। यानी कि बच्चे का स्वयं में कितना विश्वास है। जैसे हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने आप में कितना विश्वास है, हम कितने प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं ताकि हमें ये विश्वास हो जाए कि हम एग्जाम पास कर पाएंगे। तो उसे कहते हैं आत्म प्रभाव। यानी हमारे अंदर हमारा जो अपना ही प्रभाव है, अपने आप में हमें कितना विश्वास है, उसे कहते हैं आत्म प्रभाव। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि आत्म प्रभाव क्या है। यानी बच्चे का स्वयं में विश्वास, बच्चे का दूसरों में विश्वास, या बच्चे द्वारा दूसरों का अनुकरण करना
तरह तरह के पॉइंट बना देता है, लेकिन हमें ध्यान रखना स्वयं में जो विश्वास है वही सेल्फ एफिकेसी है। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। इसको यहीं पर लिखते हैं ऊपर ही, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन समझने की बात है। हम इनके नाम सुनते नहीं हैं तो सोचते हैं कि नया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इसलिए ये तीसरे नंबर का है। इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद समझ नहीं आए दोबारा वीडियो देख लेना, इतना किसी वीडियो का नहीं मिलेगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते हैं दूसरे की मेहनत, और हमें जो मोटिवेशन मिलेगा तो आपके द्वारा ही मिलेगा, या आप समझ रहे होंगे। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इंग्लिश में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हिंदी में कई बार नाम चेंज कर करके आता है, इसलिए रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता है, यानी एक दूसरे का एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर प्रभाव, दूसरी चीज़ का एक चीज़ पर प्रभाव, इसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यानी आपसी प्रभाव कह सकते हैं। आपसी, ये विपरीत तो कह नहीं सकते कि विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, यानी जैसा जोकर के साथ और सजीव जोकर के साथ और निर्जीव गुड़िया के साथ व्यवहार हुआ था, उसी व्यवहार को तो बच्चों ने आपस में दोहराया, इसलिए इसको आपसी व्यवहार कह सकते हैं, यानी आपसी बर्ताव कह सकते हैं। तो इसलिए इसको कह सकते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, आपसी नियतिवाद भी कह सकते हैं, या आपसी व्यवहार। तो कैसे आपसी नियतिवाद या आपसी प्रभाव कैसे पड़ता है? तो आपसी प्रभाव कैसे पड़ा? अब इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, इसके 3 फैक्टर होते हैं, इसके 3 कारक होते हैं जो आपसी प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चा समाज में रहता है, तो इसके द्वारा हम त्रिभुज के द्वारा समझ लेते हैं। बच्चा समाज में रहता है तो जो बच्चा स्वयं है, तो यह व्यक्ति है, तो वो इधर रख लीजिए, और उसका व्यवहार यहाँ रख लीजिए, और वातावरण को यहाँ रख लीजिए। तो कहना ये है कि व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा कहाँ, वातावरण में, तो इन दोनों का व्यवहार का इफेक्ट इस पर पड़ेगा। अब कोई व्यवहार व्यक्ति के सामने हुआ तो उस व्यवहार का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, और वातावरण में जो हो रहा है उसका व्यक्ति के व्यवहार पर, यानी व्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये तीनों यानी कि इंटर रिलेटेड हैं, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो अंतः संबंधित है, ये इनकी अंतः क्रिया होती है, ये कह सकते हैं। तो क्या है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, यानी आपसी प्रभाव जो है उसके 3 कारक हैं, एक व्यवहार, एक जो व्यक्ति या बच्चा या बालक जो भी है, और एक वातावरण। तो यानी कि बालक पर कह सकते हैं, इसका रिजल्ट ये है कि बालक पर व्यवहार और वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनकी अंतः क्रिया के द्वारा ही व्यक्ति या बालक सीखता है। तो ये था हमारा अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। हमने इसमें एक एक पॉइंट कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। यदि कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास कोई ट्रिक हो साइको से, हिंदी से, ईवीएस से, किससे भी रिलेटेड, तो हमें सेंड कर सकते हैं, हम अपने सेशन में उसको शामिल करेंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी के साथ, यदि नया मिला हो, कुछ अलग मिला हो और सबसे ज़्यादा मिला हो, तभी आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अदरवाइज आप एक टीचर हैं, काफ़ी समझदार हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से करना, और जहाँ आपको अच्छा मिले वहाँ करना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम और अच्छा दे सकें। थैंक यू।